नमस्कार दोस्तों, मैं हमारे YouTube चैनल एक प्रयास उड़ान की में आप सभी का स्वागत करता हूं। हमने पिछली वीडियो में स्थानीय स्वशासन के संबंध में ग्राम पंचायत का अध्ययन किए, जिसके तहत हमने ये देखा कि ग्राम पंचायत के संबंध में कौन कौन सी समिति का गठन किया गया, जैसे बलवंत राय मेहता, अशोक राय मेहता, जीवीके समिति और LM सिंघवी समिति। इन्होंने अपने अपने स्तर पर सुझाव और सिफारिशें प्रस्तुत की। साथ साथ क्या हुआ, आगे चलकर ये 1992 में संवैधानिक दर्जा प्राप्त किया। उसके बाद हमने देखा कि भारत में संवैधानिक दर्जा देने के लिए किस प्रकार इसको प्रस्ताव लाया गया, कैसे पारित किया गया और कैसे क्या हुआ संपूर्ण भारत में लागू करने का प्रावधान लाया गया। इस संबंध में मध्य प्रदेश प्रथम राज्य था जिन्होंने इस पर कानून बनाकर क्या किया, पंचायती राज व्यवस्था को क्या किया, लागू किया। तत्कालीन समय में छत्तीसगढ़ राज्य भी किसका हिस्सा था, मध्य प्रदेश राज्य का हिस्सा था। अतः हम छत्तीसगढ़ के संबंध में पंचायती राज व्यवस्था को क्या करेंगे, आज अध्ययन करने वाले हैं। तो आइए देखते हैं हम छत्तीसगढ़ में पंचायती राज व्यवस्था। हमने बताया था कि मध्य प्रदेश में 25 जनवरी 1994 को राजपत्र प्रकाशित हुआ था और उसी दिन से क्या हुआ था, पूरे मध्य प्रदेश में लागू हुआ था। अब छत्तीसगढ़ राज्य का गठन कब हुआ, 1 नवंबर सन 2000 को। इसके बाद क्या हुआ, उसी दिन से संपूर्ण छत्तीसगढ़ में ये लागू किया गया, जो मध्य प्रदेश में क्या व्यवस्था चल रही थी, पंचायती राज व्यवस्था। छत्तीसगढ़ में जो पंचायती राज व्यवस्था थी उसका छत्तीसगढ़ राज्य के राजपत्र प्रकाशित में 18 जून 2001 को प्रकाशन किया गया और पूरी तरह प्रभावी बनाने के लिए 1 नवंबर 2001 को छत्तीसगढ़ राज्य के प्रथम स्थापना दिवस पर उसको क्या किया गया, अनुकूलन आदेश जारी किया गया। अनुकूलन आदेश क्या होता है, उसको प्रभावी बनाने के लिए संपूर्ण राज्य में क्या करना, लागू करना, ताकि क्या हो, इसका प्रभाव पूरे छत्तीसगढ़ राज्य में हो। हम देखते हैं कि छत्तीसगढ़ राज्य में पंचायती राज व्यवस्था की विशेषताएं क्या क्या है। तो सबसे पहले क्या विशेषताएं हैं कि छत्तीसगढ़ राज्य में भी त्रिस्तरीय व्यवस्था को लागू किया गया है। जैसे हमने बताया कि ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत था, मंडल स्तर पर जनपद समिति और जिला स्तर पर जिला परिषद। यहाँ पर सिर्फ जिला पंचायत कहलाता है और ये जनपद पंचायत कहलाता है। ये तीन व्यवस्था क्या की गई, छत्तीसगढ़ राज्य में लागू की गई। दूसरा महत्वपूर्ण ये था कि ST/SC के लिए कुल निर्वाचन क्षेत्र का 50% क्या किया गया, आरक्षित किया गया। साथ साथ कुल वार्ड या कुल निर्वाचन क्षेत्र का 50% महिलाओं के लिए आरक्षित किया गया, ताकि जो ग्रामीण विकास की परिकल्पना थी उसमें जन भागीदारिता या निम्न स्तर के से लेकर उच्च स्तर तक के लोग क्या हो, इसमें शामिल हो। इसके बाद अगला पॉइंट है, छत्तीसगढ़ में जैसे कोई भी राज्य होता है उसको कानून बनाने का अधिकार किसको दिया गया था, राज्य सरकार को दिया गया था। हमने प्रारंभ में बताया था कि पंचायती राज व्यवस्था पर कानून बनाने का संपूर्ण अधिकार किसको दिया गया है, राज्य सरकार को। इस कारण यह किसमें शामिल था, राज्य सूची का विषय था। ठीक है, आगे है कि पंचायती राज की शक्तियों का दुरुपयोग करने पर शास्ति अर्थात क्या, पेनाल्टी या जुर्माने का प्रावधान था इसमें। साथ साथ पंचायती राज व्यवस्था में स्वतंत्र वित्तीय अधिकार भी क्या है, इनको प्राप्त है। कहने का तात्पर्य क्या है कि पंचायत के लिए जो वित्त व्यवस्था होती है वो स्वतंत्र होती है कि किस क्षेत्र में किस चीज के लिए क्या करना है, वित्त को व्यय करना है। हमने प्रारंभ में बताया कि जो समिति का गठन किया गया था उन्होंने क्या किया था, भिन्न भिन्न प्रकार की सिफारिशें की गई थी, उसी के आधार पर यह व्यवस्था लागू की गई। ये जो आरक्षण है आपके पास, जैसे कि यहाँ पर बताया कि ST/SC 50 और महिला आरक्षण 50, तो ये नहीं सोचना है कि ST/SC 50 ले लिया और महिला आरक्षण 50 तो बाकी के लिए कुछ नहीं बचा, ऐसा नहीं है। थोड़ा सा समझना इस चीज को, ठीक है। मान लो जाए कुल सीट है 34 सीट, जिसमें से 50% किसके लिए है, ST और SC के लिए, और 50% किसके लिए, अदर के लिए, OBC है, ये तो जनरल है। ठीक है, इस 50% में 34 का कितना हो जाएगा, 17, और फिर 50% 17 हो जाएगा। तो हमने ये कहा है कि कुल सीट का 50% किसको आरक्षण है, महिला को, अर्थात 17 का 50% हम इसको 8 और 9 में डिवाइड कर लेते हैं। और इसका भी जो अदर जनरल और OBC वाले हैं उसमें भी तो महिलाएं शामिल होंगी, तो उन महिलाओं का भी कितना, 8 और 9 बांट लेते हैं, डिवाइड कर लेते हैं। अब क्या हुआ है, ये जो 9 महिला इसमें लेते हैं, 9 महिला 8 इसमें लेते हैं, तो 8 और ये 9 टोटल कितना हो गए, 17 महिला।
फाइनली क्या हुआ, जो कुल सीट था 34 उसका 50% 17। कहने का तात्पर्य क्या हुआ कि कुल वार्ड या कुल सीट में महिलाओं का आरक्षण केवल कितने होंगे, 50%, उससे अधिक नहीं। यहाँ पर देख लीजिए आप, 34 सीट थे, कितने सीट हुए, 17। अब ध्यान से समझिएगा कि 34 सीट का 50% ST/SC को और 34 का 50% अदर को, जनरल या ओबीसी वाले को। तो हमने ये बताया अभी कि कुल वार्ड या कुल निर्वाचन क्षेत्र का महिला आरक्षण कितना होगा, 50%। तो ST/SC का 50% महिलाएं निकल गई, 17 में 8 और 9, और इसमें भी 8 और ये 9, तो दोनों को अगर मिला दिए तो कितना आ गया, ये 17। फाइनली क्या आ गया, 34 से 70 की बजाय। ठीक है, अब हम ग्राम, जनपद और जिला को समझने के लिए एग्जाम्पल आपके सामने बता रहा हूं, समझिएगा। जैसे कि क्या है, ये मान लो जाए एक संपूर्ण क्या है आपका जिला है, ये क्या है आपका जिला है। अब जिला किस में डिवाइड होता है, जनपद में डिवाइड होता है। जनपद में डिवाइड होने के बाद क्या होता है, वो ग्राम में डिवाइड होता है। जैसे कि संपूर्ण जिला है, इस जिले का क्या है, ये जनपद है, और सभी जनपद के अंदर क्या होता है, अनेक ग्राम होते हैं। ठीक है, तो मान लो जब मैं एक वाला हिस्सा ले रहा हूं तो जो डॉट डॉट दिख रही है क्या है, ग्राम है, और ये वाला जो क्षेत्र है पूरा, ये आपका रहेगा जनपद, और ये संपूर्ण क्षेत्र क्या है आपका जिला। अर्थात क्या हुआ, जिले के अंतर्गत ही जनपद है, जनपद के नीचे क्या है, ग्राम पंचायत। मुख्य रूप से क्या होता है, जो नगर क्षेत्र होते हैं जिले में, जैसे कि इस एरिया का मान लो जाए ये वाला हिस्सा क्या है, पूरा ग्रामीण है, और ये वाला हिस्सा क्या है, पूरा शहरी है। तो ये वाले हिस्से में क्या लागू हो गया, आपका नगरीय निकाय, जो हमने बताया 74वां संविधान संशोधन के तहत लाया गया था, वो पूरे इस हिस्से में लागू होगा। और जो ग्रामीण क्षेत्र है, जो डॉट वाली दिख रही है, यहाँ पर क्या होगा आपका स्थानीय शासन के अंतर्गत ग्राम पंचायत। ये जो जनपद है, ये विकास खंड में शामिल होता है। जैसे कि आपने जनपद किसमें पढ़ते हैं, विकास खंड में। जनपद होता है क्या, विकास खंड के अंतर्गत, और तहसील व्यवस्था किसमें होती है, पूरे जिले के अंतर्गत। दो चीजें हैं, तहसील और एक विकास खंड। दोनों में मुख्य अंतर यह है कि तहसील जो है आपके राजस्व से संबंधित होता है, और जनपद जो किससे संबंधित होता है, राज्य व्यवस्था से संबंधित होता है। ठीक है, तो ये आपका क्लियर हो गया। आगे हम अभी बढ़ने वाले हैं कि छत्तीसगढ़ में जो 3 स्तरीय व्यवस्था लागू की गई थी, तो सबसे पहले हम क्रम अनुसार पढ़ेंगे, ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत और जिला पंचायत। तीनों का हम एक अध्याय पर क्या करते हैं, अध्ययन करने वाले हैं। चलिए इसी क्रम में देखते हैं हम क्या, सबसे पहले जिला पंचायत, जो कि जिला स्तर पर क्या होती है, लागू होती है। जिला पंचायत में क्या होता है, इसकी जो संरचना में जो शामिल होते हैं, ये क्या है, सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि क्वेश्चन आता है कि जिला पंचायत में निम्न में से कौन कौन से लोग शामिल होते हैं या सदस्य शामिल होते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, संरचना को अध्ययन पहले करते हैं। सबसे पहले क्या है, निर्वाचन क्षेत्र से चुने गए प्रतिनिधि, वह प्रतिनिधि जो जनता के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से क्या होंगे, चुन के आएंगे। अर्थात वो कौन कहलाते हैं, जिला पंचायत सदस्य कहलाते हैं। क्या कहलाएंगे, जिला पंचायत के सदस्य कहलाएंगे। दूसरा कौन शामिल होगा, लोकसभा सांसद। लोकसभा सांसद कौन होगा, जो उस जिले से क्या हो, पूर्णतः या अंशतः संबंधित हो। जैसे कि वर्तमान में हमारे लोकसभा सांसद है रायपुर से कौन, सुनील सोनी जी, वो क्या है, इस जिले से संबंधित है, लेकिन आगे क्या लिखा है, वह पूर्ण रूप से शहरी क्षेत्र का ना हो। जैसे कि सुनील सोनी जी क्या है, रायपुर क्षेत्र में निवास करते हैं, और पूर्ण रूप से क्या है, ये एक नगरीय निकाय, तो वो क्या होंगे, इसमें शामिल नहीं हो सकते। लेकिन जैसे कि ज्योत्सना महंत जी है, साथ साथ और अन्य भी जो विधायक सांसद है, वो क्या होंगे, इसमें शामिल होंगे। आगे है राज्यसभा सांसद। इसमें क्या है, राज्यसभा जो सांसद होंगे, वो जो है उस ग्राम पंचायत के निर्वाचन नामावली में क्या हो, उनका नाम। कहने का अर्थ ये क्या है कि जिस जिले में जिला पंचायत का गठन किया जा रहा है, उस जिले के उस ग्राम में क्या होना चाहिए, उस सांसद का नाम निर्वाचन नामावली में होना चाहिए। जैसे कि आप एग्जाम्पल ही देख सकते हैं, अभी वर्तमान में छत्तीसगढ़ राज्य की KTS तुलसी है राज्यसभा सांसद, लेकिन वो छत्तीसगढ़ की निवासी है क्या, नहीं है। तो छत्तीसगढ़ के निवासी न होने के कारण उनको किन्हीं भी जिला पंचायत समिति में शामिल नहीं किया जाएगा। ठीक है, आगे है
निर्वाचित विधायक उस जिले का होगा, किंतु वह विधायक भी क्या हो, पूर्णतः शहरी से न हो। जैसे कि एग्जांपल के लिए लेते हैं हम, ये क्या है आपका रायपुर जिला है, तो रायपुर जिला में कुछ क्षेत्र क्या है, ग्रामीण है, और कुछ क्षेत्र क्या है, शहरी है। ये वाला क्षेत्र मान लो जाए क्या है, पूरा ग्रामीण क्षेत्र है, और ये क्या है आपका पूरा शहरी क्षेत्र है। तो सुनील सोनी जी जो है वो यहाँ के सांसद है, तो ये क्या शामिल होंगे इसमें, तो लोकसभा शामिल नहीं होंगे। जो निर्वाचित विधायक है, जैसे कि दक्षिण विधानसभा से कौन है, बृजमोहन अग्रवाल जी, और ग्रामीण से कौन है, धनेन्द्र साहू जी, ये है। तो धनेन्द्र साहू पूरे ग्रामीण क्षेत्र से निवास है, अर्थात वहां विधायक है, तो क्या होंगे, उस जिले पंचायत में ये शामिल होंगे, और बृजमोहन अग्रवाल जी शामिल नहीं होंगे। समझ में आया ये, ठीक है। आगे, जिला पंचायत के अंतर्गत बनने वाले जो जनपद पंचायत है उसके सभी अध्यक्ष क्या होंगे, इसमें शामिल होंगे। हमने अभी इससे पूर्व ही समझाया था कि मान लो जाए एक क्या है, ये जिला है, और इस जिले को क्या है, जनपद में डिवाइड किया गया है। ये वाला हिस्सा आपका पूरा क्या है, आपका नगरीय निकाय है, और ये वाला क्या पूरा ग्रामीण क्षेत्र है। तो ये जिले के अंतर्गत ही क्या आ रहा है, ये जनपद आ रहा है, 1 2 3 4 5 जनपद। तो ये वाला जो जनपद होगा इधर का, इसके जो अध्यक्ष होंगे शामिल नहीं होंगे, किंतु यहाँ के जो जनपद अध्यक्ष होंगे वो इस क्या होंगे, जिले पंचायत में वो शामिल होगा, ठीक है। आगे, जो भी सांसद, जैसे कि लोकसभा सांसद है वो, और राज्यसभा सांसद जो है, सभी बैठक में क्या होंगे, वो शामिल होंगे। साथ साथ जो लोकसभा सांसद है वो सभी जिलों का क्या होता है, सदस्य होता है। क्यों, क्योंकि छत्तीसगढ़ में कुल कितने लोकसभा सांसद है, 11, और जिले कितने टोटल अभी वर्तमान में 28, तो 28 सांसद तो है नहीं, तो एक लोकसभा सांसद 3 या 4 जिले का क्या होता है, सांसद होता है। तो इस कारण कहा गया है कि लोकसभा सांसद जो है उनसे संबंधित सभी जिलों का क्या होगा, वो सदस्य होगा, ठीक है। आगे देखते हैं निर्वाचन क्षेत्र। निर्वाचन क्षेत्र क्या होता है, इसमें क्या होते हैं, कुल जिले पंचायत में 10 से 35 सदस्य शामिल हो सकते हैं, न्यूनतम 10 है, अधिकतम 35। ये भी आप याद रखिएगा कि जिला पंचायत के निर्वाचन क्षेत्र में सदस्य संख्या कितनी होती है, न्यूनतम 10, अधिकतम 35। ये जो जिला पंचायत के जो एक सदस्य होते हैं वो 50,000 जनसंख्या या तो जनता का क्या करते हैं, वो प्रतिनिधित्व करते हैं। कहने का मतलब क्या है, जिस एरिया में न्यूनतम 50,000 जनसंख्या है वहां एक जिला पंचायत क्या होगा, सदस्य प्रतिनिधि के रूप में चुन के आएंगे। आगे, इसका जो निर्वाचन है वो कौन करवाता है, ठीक है। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 के में प्रावधान है राज्य निर्वाचन आयोग का, ये राज्य के लिए, ये आप अनुच्छेद भी क्या करेंगे, याद करेंगे। ये जो चुनाव करवाते हैं राज्य निर्वाचन आयोग, ये जो सदस्य होते हैं जो हमने बताया 30 से 35 के मध्य, मैं पहले बार बोल रहा हूँ, ये न्यूनतम है और ये क्या है, अधिकतम है। यहाँ पर 15 भी हो सकते हैं, 20 भी हो सकते हैं, 25 भी हो सकते हैं, लेकिन 35 से अधिक नहीं होंगे और 10 से कम भी नहीं होंगे, ठीक है। इसमें जो सदस्य आएंगे वो प्रत्यक्ष रूप से जनता के द्वारा चुन के आते हैं, ये तो निर्वाचित होके आते हैं। इसके जो अध्यक्ष और उपाध्यक्ष होंगे वो क्या होंगे, सदस्यों में से क्या होगा, अप्रत्यक्ष रूप से क्या होंगे, चुने जाते हैं, ठीक है। इतना क्लियर हो गया, ठीक है। हम आपको एग्जांपल के लिए समझाते हैं कि कैसे 10 से जो 35 का वो रेंज है उसमें कैसे निर्वाचित होके आते हैं। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे ये देखते हैं हम, मान लीजिए हम जिले के एग्जांपल लेते हैं कोंडागांव। कोंडागांव जिले में मान लीजिए जिला में क्या बनेगा, आपका जिला पंचायत बनेगा। तो कोंडागांव जिला पंचायत हम गठन करें, ठीक है। इसमें कुल सदस्य कितने हैं, 15। देखो ये 10 से जो 35 के रेंज तो उसमें के बीच क्या है, ये 15 सदस्य हैं। 10 से कम नहीं है, 35 से अधिक भी नहीं है, तो 15 सदस्य क्या होंगे, ये प्रत्यक्ष रूप से चुनाव जीत के आएंगे, ठीक है। इसके बाद ये पहला पॉइंट था क्या, लोकसभा सांसद जो पूर्णतः शहरी ना हो वो शामिल होंगे। तो बस्तर एरिया में 2 लोकसभा सांसद है, एक कांकेर लोकसभा क्षेत्र और एक बस्तर लोकसभा क्षेत्र। ये इन दोनों भी क्या होंगे, कोंडागांव में शामिल होंगे। अब ये सवाल है कि ये दूसरे जिले का है और एक कोंडागांव में क्यों शामिल हो जाए। तो हमने अभी बताया आपको कि जो लोकसभा सांसद होंगे वो अपने संबंधित सभी जिलों का क्या होगा, सदस्य होगा। क्योंकि बस्तर संभाग में कितने जिले हैं, टोटल 7।
तो कोंडागांव जिला है, तो कोंडागांव का आधा जिला कांकेर में आता है और कोंडागांव का आधा जिला बस्तर लोकसभा क्षेत्र, क्षेत्र है ना, जिला नहीं है। ऊपर का हिस्सा मान लीजिए कोंडागांव का कांकेर विधान लोकसभा सीट है और नीचे वाला क्या है आपका बस्तर लोकसभा सीट। इस क्या होंगे, दोनों के सांसद क्या होंगे, इस जिले का क्या होंगे, सदस्य होंगे। राज्यसभा सदस्य कितने होंगे, 0। 0 इसलिए क्योंकि राज्यसभा सांसद के लिए क्या प्रावधान था कि इस कोंडागांव जिले के किसी भी जो ग्राम पंचायत है उस ग्राम पंचायत के निर्वाचन नामावली में क्या होना चाहिए, उनका नाम दर्ज होना चाहिए, अर्थात क्या होना चाहिए, उसके पास उस गांव का एक वोटर आईडी होना चाहिए। ठीक है। अगला, विधानसभा से कितने सदस्य आएंगे, 2 सदस्य आएंगे। यहाँ पर पॉइंट है आपका कि निर्वाचित विधायक क्या होंगे, उस जिले का होगा किंतु पूर्णतः शहरी ना हो। अब कोंडागांव क्या है, पूरा ग्रामीण क्षेत्र है, तो कोंडागांव में मान लीजिए 2 विधानसभा सीट है, जितनी विधानसभा सीट होंगे उतने क्या होंगे, विधायक शामिल हो जाएंगे। बात करें जनपद की, तो जनपद का गठन कहाँ होता है बताया हमने, जितने विकास खंड होंगे उतने आपके क्या होंगे, जनपद पंचायत होंगे। तो मान लो जाए वर्तमान में कोंडागांव में कितने जनपद है, 5, अर्थात क्या है 5 विकास खंड है, तो 5 क्या होंगे, जनपद पंचायत होंगे। तो ये जनपद पंचायत के जो अध्यक्ष होंगे वो भी क्या होंगे, इस कोंडागांव जिले में शामिल होंगे। अब देखिए ये 15, 17, 19 और 5, 24, तो ये 24 पूरा काउंट नहीं हो रहा है, हमारे जो सदस्य हैं वो सिर्फ इसमें काउंट होंगे। ठीक है, ये 10 से 35 वाले में क्लियर हुआ ये बात। अगर आपको कोई दिक्कत होती है तो आप प्लीज कमेंट कीजिएगा, आपका पूरा डाउट क्लियर किया जाएगा। आगे देखते हैं जिला पंचायत के संबंध में और क्या क्या विभिन्न क्या है प्रावधान है। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं आरक्षण। आरक्षण को हमने क्या किया है, इससे पूर्व ही आपको पूरे डिटेल में आपको समझा दिया गया था, फिर भी यहाँ पर समझिए कि आरक्षण जो है जनसंख्या के अनुपात में ST, SC और महिला आरक्षण कुल सीट का कितना प्रतिशत होगा बताया हूँ, 50%। यदि किसी स्थिति पर ST, SC आरक्षण 50% नहीं हो पाती, किसी क्षेत्र में मान लो जाए, जैसे कोई क्षेत्र में ST और SC के प्रतिनिधि नहीं मिल पाते हैं, तो उसके स्थान पर 25% किसको दिया जाएगा, OBC को दिया जाएगा उस निर्वाचन क्षेत्र का। ठीक है, साथ साथ ये भी ध्यान देना कि जितने जिला पंचायत होंगे उन जिला पंचायत के अध्यक्ष पद पर भी क्या होगा, 50% महिला होंगे। जैसे कि अभी वर्तमान में कितने जिले हैं, कुल 28 जिला। ठीक है, तो इन 28 जिलों का 50% कितना होगा, 14 जिला। तो 14 जिलों में क्या होंगे, महिला जिला पंचायत अध्यक्ष होना जरूरी है। ठीक, ध्यान देना अभी वर्तमान में कुल 28 जिले हैं, जो अन्य जिले का घोषणा किया गया था वो अभी राजपत्र में प्रकाशन नहीं हुआ है, तो हम अभी उस स्थिति में कितना ले रहे हैं, 28 जिला ले रहे हैं। ठीक है, आगे जो जिला पंचायत के जो सदस्य निर्वाचित होंगे आएंगे, जो प्रत्येक रूप से जनता के द्वारा चुने रहे होंगे, उनका जो शपथ ग्रहण होगा वो किस प्रकार होगा समझना। चुनाव प्रकाशन के यथाशीघ्र, मतलब जितना जल्दी हो सके, CEO द्वारा एक बैठक बुलाया जाएगा और उनको कलेक्टर के द्वारा, इनको जो सदस्य आए रहेंगे जिला पंचायत के सदस्य जो निर्वाचित होकर, उनको शपथ कौन दिला रहे हैं, तो जिला कलेक्टर। तो जिला कलेक्टर किनको शपथ दिलाए, सदस्यों को। जैसे ही शपथ दिलाया जाता है उसके तुरंत बाद जिला पंचायत के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष का क्या किया जाता है, चुनाव किया जाता है। ये अप्रत्यक्ष होता है। ठीक है ना, इन दोनों का चुनाव क्या हो जाता है, अप्रत्यक्ष। मान लो जाए किसी जिला पंचायत में 20 सदस्य है, तो 20 सदस्यों को कौन शपथ दिलाएंगे, कलेक्टर। अब इन्हीं 20 सदस्यों में से एक अध्यक्ष होगा और एक उपाध्यक्ष रूप से क्या होंगे, आपसी में से चुन लिए जाएंगे। ठीक है, ध्यान दे देना, ठीक है ना। और एक चीज इंपॉर्टेंट है कि यदि कोई सदस्य CEO को बिना सूचना दिए 10 दिन तक शपथ नहीं लेता है तो उसकी सदस्यता क्या हो जाती है, रद्द हो जाती है। जैसे कि मान लो जाए कोई व्यक्ति जो है जिला पंचायत सदस्य के रूप में क्या हो गया, निर्वाचित हो गया। अब निर्वाचित हुआ, अब वो निर्वाचित होने के खुशी में क्या है, वो घूमने चले गए कहीं, मान लो गोवा चले गए, चलो ठीक है। अब गोवा में इतना खो गया कि वो 10 दिन तक वहीं रुके रहा और यहाँ आया नहीं, लेकिन CEO को सूचना दिया ही नहीं है। तब उस स्थिति में क्या होगा, उस बेचारे की सदस्यता समाप्त हो जाए। ठीक है,
आगे ये बात होगी सदस्यता की। अब देखते हैं त्याग पत्र किसको देते हैं। तो जो सदस्य होंगे अपना त्याग पत्र किनको देंगे, अपने अध्यक्ष को देंगे। लेकिन जो अध्यक्ष और उपाध्यक्ष हैं वो अपना त्याग पत्र किनको देते हैं, सीईओ। सीईओ मतलब क्या होता है, मुख्य कार्यपालन अधिकारी, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। इसको ध्यान देना है, ठीक है ना। ऐसा याद कर लेना, जो बैठक बुलाता है वही उनका त्याग पत्र लेता है, ठीक है ना। बैठक बुलाया था कौन, सीईओ। यहाँ पर देखे थे तो अध्यक्ष और उपाध्यक्ष इनको त्याग पत्र दे रहे हैं, सीईओ को, ठीक है। अब मान लो जाए अध्यक्ष ने अपना त्याग पत्र दे दिया किसको, सीईओ को। तो यहाँ पास ये है कि अध्यक्ष अगर त्याग पत्र देता है तो त्याग पत्र देने के बाद भी वह क्या रहेगा, सदस्य बना रहेगा। समझना ध्यान से। जैसे कि कोई सदस्य है वो अध्यक्ष बन गया है, अब वो अध्यक्ष पद से त्याग पत्र दे रहा है, न कि अपनी सदस्यता से। इसको एग्जांपल ये समझ सकते हो, मान लीजिए आप किसी क्लास के मॉनिटर हो, ठीक है, तो आप मॉनिटर पद से क्या कर देते हो, त्याग पत्र देते हो, इस्तीफा दे देते हो। तो आपने मॉनिटर पद से त्याग पत्र दिया है, न कि उस स्कूल से या उस कक्षा से क्या हो, बाहर आए हो। तो आप स्टूडेंट ही रहोगे ना, न कि आप वहां स्कूल से बाहर निकल रहे हो। तो ये भी क्या है, वैसा ही मान लेना, ठीक है। आगे देखते हैं, जो सदस्य आते हैं या जो जिला पंचायत समिति बनते हैं उसका कार्यकाल कितना होता है, कितने वर्ष के लिए क्या बनता है, इसका गठन किया जाता है। क्योंकि हमने पंचायती राज की विशेषताओं में देखा है क्या, कि नियमित अंतराल में चुनाव होना चाहिए, अर्थात कितने वर्ष, 5 वर्ष। इसमें देखते हैं कार्यकाल, चुनाव प्रकाशन की तारीख से 30 दिन के भीतर बुलाई गई बैठक से कितने वर्ष, 5 वर्ष। 30 दिन लिखा गया है ना, ठीक है। मान लो जाए चुनाव प्रकाशन की घोषणा में कितना, 1 जनवरी को, ठीक है। अब 1 जनवरी से 30 दिन के भीतर कितना, 30 जनवरी है। तो मान लो जाए उस दिन बैठक बुलाएगी कितने जनवरी को, 20 जनवरी को। तो इस 20 जनवरी से लेकर 5 वर्ष तक क्या होगा, इसका कार्यकाल होगा। अगर 10 को बुलाएगा तो 10 जनवरी से क्या होगा, वो काउंट होगा, ठीक है। आगे, यदि इसका कार्यकाल 6 माह से अधिक समय का बचा है और उसी समय क्या हो जाए, जिला पंचायत भंग हो जाए, 5 वर्ष का था तो मान जाए 4 वर्ष में ही क्या हो जाए, वो भंग हो जाए, तो उसका शेष कार्यकाल के लिए क्या होगा, निर्वाचन होगा। जैसे कि अभी वर्तमान में हुआ है क्या, खैरागढ़ उपचुनाव। तो जो खैरागढ़ उपचुनाव था वो क्या हुआ था, शेष कार्यकाल के चुनाव हुआ था, अगर 6 माह से अधिक बचा है तब। लेकिन इसमें जो 6 माह से कम का समय है तब क्या होगा, निर्वाचन अगले 5 वर्ष के लिए होगा। जैसे कि मान लो जाए उसका कार्यकाल 4 साल 8 माह हो गए, ठीक है, तो बचे कितने हैं, 4 माह। तो निर्वाचन आयोग के ऊपर डिपेंड करता है कि वो चुनाव कराए या जो 4 माह शेष है उसको 5 वर्ष तक के लिए क्या कर दे, वो दूर कर दे। तो फिर जो चुनाव होगा वो अगले 5 वर्ष के लिए क्या होगा, चुनाव करा जाएगा, ठीक है। आगे हम पढ़ने वाले हैं इसके संबंध में गणपूर्ति और इसके जो विशेष बैठक होते हैं और पंचायत समिति क्या क्या होती है। गणपूर्ति क्या होती है, एक विशेष बैठक के लिए आवश्यक सदस्यों की संख्या। जैसे कि जिला पंचायत के लिए क्या है, जिला पंचायत सदस्यों का 1/3 सदस्य क्या है, इसकी गणपूर्ति। तो ये ध्यान देना कि जिला पंचायत सदस्य गणपूर्ति कितनी है, तो कुल सदस्य का कितना, 1/3। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर में हम 15 सदस्य लिए थे, तो 15 सदस्य का 1/3 कितना होगा, 5। तो 5 सदस्य भी आते हैं तो क्या हो सकती है, वो बैठक प्रारंभ हो सकती है, ठीक है। यदि गणपूर्ति किसी हाल में नहीं हो पाती, मान लीजिए 4 लोग बस आए हैं उस दिन, तो वो जो होने वाली बैठक क्या हो जाएगी, वो स्थगित हो जाएगी और अध्यक्ष जो होगा वो अगला बैठक का तिथि निर्धारण कर देगा। और जो अगली बैठक होगी उस बैठक में वित्तीय व्यवस्था या वित्तीय विषय को छोड़कर अन्य विषय पर क्या की जाएगी, चर्चाएं की जाएगी। ध्यान दे रहना बात, ठीक है ना। अगला क्या है, अध्यक्ष विगत बैठक से 25 दिन के भीतर बैठक नहीं बुला पाता है। मतलब क्या है यहाँ पास कि ये वाला जो बैठक स्थगित हुआ था तो उस स्थगन के तारीख से 1 तारीख को क्या हुआ, बैठक स्थगित हुआ, तो बैठक इस तरह से 25 दिन के भीतर 25 दिन तक क्या हो, बैठक बुला ही नहीं पाता है। तब क्या होगा, उस स्थिति में जिला पंचायत के सीईओ एक अधिसूचना जारी करेंगे और उस बैठक का क्या करेंगे, आयोजन करेंगे, ठीक है।
दोनों चीजें ध्यान देना। अगर बात करें विशेष बैठक, ये तो सामान्य बैठक हो गई। जब क्या होता है, पंचायत के संबंध में कोई निर्णय लेने रहता है तो ये क्या हुआ, सामान्य बैठक होता है। विशेष बैठक, जो किसी विशेष मुद्दा या किसी विशेष विषय के संबंध में क्या किया जाता है, बैठक आयोजन किया जाता है। इस बैठक में क्या होता है, 50% सदस्यों की लिखित सूचना पर, किसको देंगे सूचना, अध्यक्ष को। तो अध्यक्ष क्या करेगा, बैठक बुलाएगा। 15 सदस्य, अगर उनमें से 8 सदस्य भी बोले कि हमें इन विषय पर क्या करना है, विशेष रूप से चर्चा करनी है, तो बैठक बुलानी है, तो 8 सदस्य क्या करेंगे, लिखित सूचना देंगे किनको, अध्यक्ष को, और क्या करेंगे, वो बैठक बुलाएंगे। ठीक है। अब यहाँ पर भी कंडीशन है, जैसे कि यहाँ पर अध्यक्ष क्या करता था, बैठक नहीं बुला पाता था तो सीईओ बुलाता था। यहाँ पर भी है कि अगर अध्यक्ष विशेष बैठक नहीं बुला पाया तो 7 दिनों के भीतर सीईओ क्या करेगा, अधिसूचना जारी करके बैठक बुलाएगा। एकदम इजी है, ध्यान से समझिए। इसमें क्या था कि जो सामान्य बैठक था वो अगली बैठक के लिए तीर्थ निर्धारित हुआ, तो उस बैठक के 25 दिन के भीतर क्या हुआ, वो बैठक नहीं बुला पाया, तो क्या किया, सीईओ ने अधिसूचना जारी करके बुलाया। यहाँ पास विशेष बैठक में क्या है कि विशेष बैठक नहीं बुला पाया, समझने एग्जाम्पल के तौर पर मान लो आप किसी क्लास के मॉनिटर हो, आपके क्लास के स्टूडेंट ने 5 लोगों ने मिलकर आपको क्या किया, मॉनिटर जी हमको क्या करना है, क्लास के सफाई के बारे में मीटिंग करना है, आप आयोजन किए बैठक का। तो उस दिन क्या किया, अध्यक्ष बैठक नहीं बुला पाया। अब 7 दिन तक देखे तो बैठक बुला ही नहीं पाए, तब निर्णय किसने लिया, क्लास टीचर ने। फिर क्लास टीचर ने क्या किया, सबको बैठक के लिए क्या किया, आमंत्रित किया। ये उसी प्रकार है। ठीक है। और प्रत्येक माह में एक बैठक का आयोजन होना अनिवार्य होता है यहाँ पर जिला पंचायत में। ठीक है ना। हम जिला पंचायत की संरचना भी देख रहे थे कि जिला पंचायत की संरचना कितनी थी, 10 से 35 सदस्य, न्यूनतम 10, अधिकतम 35, इससे अधिक नहीं हो सकता। ठीक है। और एक सदस्य कितने जनसंख्या को प्रतिनिधित्व करता था, 50,000 जनसंख्या को। ठीक है। उसी प्रकार जनपद पंचायत में पढ़ेंगे कि 10 से 25 क्या होंगे, सदस्य होंगे, न्यूनतम 10, अधिकतम 25। और ग्राम पंचायत में 10 से 20। ये संरचना भी क्या है, पूछी जाती है कि कितनी कितनी है। ठीक है। आगे हम जिला पंचायत के संबंध में पंचायती समिति, साथ साथ इसमें जो प्रत्यावर्ती होता है, कहने का राइट टू रिकॉल, ये भी क्या करेंगे, हम इसमें आगे पढ़ने वाले। आप हमारे वीडियो के साथ निरंतर बने रहिए। आपको एडीओ, सीजीपीएससी एवं व्यापन के संबंध में सभी वीडियो आपको उपलब्ध कराए जाएंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।